गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और जैसा कि आज है 24th में, तो हम बात करेंगे 24th में के करंट अफेयर को। सबसे पहले हमारा जो मॉर्निंग का थॉट है वो देख लेते हैं क्या है। भगवान बुद्ध जी का कथन है, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। यानी अगर आपका कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और साथ में ही जो आपकी मेहनत है वो दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य है, हम सफल होना चाहते हैं, तो बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो उस महत्वपूर्ण रास्ते को, अपने उस महत्वपूर्ण एम को सोचिए, धैर्य धारण करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस रास्ते पर निकल चलिए। क्योंकि अगर रास्ता अच्छा होगा तो निश्चित ही मंजिल भी अच्छी होगी। तो उस रास्ते को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो हमें अपना जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि जिससे कि परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन हम अपने रास्ते पर फोकस्ड रहें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। तो इसी विचारधारा के साथ में चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में, या कॉमनवेल्थ दिवस के बारे में। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया में जो राष्ट्रमंडल के देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो ये जो संगठन है, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो 24 मई को ही राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, हमने महारानी विक्टोरिया के बारे में जरूर सुना होगा। महारानी विक्टोरिया कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। तो जिनका जो बर्थ डेट है, उस बर्थ डेट पर ही हम राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था रानी विक्टोरिया का? तो इनका जन्म हुआ था 24 मई को 1819 में। और उनको ही याद करते हुए हम ये जो दिन है वो 24 मई को मनाते हैं। अच्छा, इस बार की जो थीम है राष्ट्रमंडल दिवस की, 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। इस थीम के साथ ये दिन मनाया जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, लॉर्ड मिथ थे, उन्होंने 1916 में जो राष्ट्रमंडल के देश हैं उनको शामिल किया और ये बोला कि भाई सब जो ये राष्ट्रमंडल के देश हैं ये सभी राष्ट्रमंडल दिवस को मनाएंगे। तो उसके बाद से ही हर साल 24 मई को लॉर्ड मिथ की वजह से, यानी उनके आह्वान के द्वारा, राष्ट्रमंडल के जो देश हैं वो हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाने लगे थे। क्लियर हो गया? Commonwealth Day is celebrated every year on 24th May. ओके, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे प्रसूति फिस्टुला समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 23 मई को मनाया जाता है। ये महिलाओं की जो प्रसूति प्रक्रिया है उससे संबंधित है। ये एक तरीके की डिजीज के रूप में हम लिख सकते हैं, महिलाओं की इससे रिलेटेड एक समस्या के रूप में ले सकते हैं। तो इसके उन्मूलन के लिए, यानी इसको समाप्त करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 23 मई को, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये एम रेज करा था कि किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए, किसके बारे में? ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के बारे में, किस तरीके से उसकी रोकथाम की जा सकती है और कैसे इसे बचा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, नीरज चोपड़ा को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको नीरज चोपड़ा के बारे में पता नहीं है। नीरज चोपड़ा भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे एथलीट हैं जो जेवेलियन थ्रो से रिलेट करते हैं, यानी भाला फेंक जो गेम होता है उससे रिलेट करते हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। तो इनकी जो रैंकिंग है वो अभी फर्स्ट नंबर पर आ गई है, 22 मई को जो रैंकिंग दी गई है उसके अनुसार, है ना। अब देखो, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो नीरज चोपड़ा आ गए हैं, और इनके जो अंक दिए गए हैं वो 1455 दिए गए हैं। इसके बाद एंडरसन पीटर्स हैं जो ग्रेनेडा से बिलोंग करते हैं। फिर जैकब बटलेज हैं जो गणराज्य से बिलोंग करते हैं। जूलियन वेबर हैं जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और अरशद नदीम हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो अभी जेवलियन थ्रो में भारत की जो नीरज चोपड़ा है वो नंबर फर्स्ट पर आ गए हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा is on top with
1455.22 अहेड ऑफ एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रैंडा, यानी इन्होंने इसको पिछाड़कर 1455 पॉइंट्स के साथ में फर्स्ट नंबर पर ये आ गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं। बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने ये डिसाइड किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो किट तैयार होता है वो अब कौन करेगा, तो वो किरण क्लॉथिंग लिमिटेड की जगह एडिडास करेगा। यानी अभी तक ये किरण क्लॉथिंग लिमिटेड कर रहा था, लेकिन अब उसकी जगह कौन करेगा, तो एडिडास करेगा। ऐसा डिसाइड कर लिया है बीसीसीआई ने, है ना। एडिडास के बारे में अगर हम बात करें तो एडिडास देखो जर्मनी की कंपनी है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्पेशली जो एथलीट से रिलेटेड यानी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कपड़े हैं, जूते हैं, जो उपकरण हैं वो बनाती है ना। और साथ ही एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की, मल्टीनेशनल लेवल की एक स्पोर्ट्स वेयर निर्माता कंपनी है, जिसके साथ टाई अप करा है बीसीसीआई ने। और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और साथ में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के किट भी एडिडास के द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। बीसीसीआई यानी हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपको देखने को मिल जाएगा। बीसीसीआई के बारे में बात करते हुए जैसा कि हम सबको अच्छे से पता ही है कि क्रिकेट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, जो भी नियम है, जो भी कानून है बनाने का काम बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से बीसीसीआई घरेलू और साथ में यानी कि जो डोमेस्टिक और इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट से रिलेटेड जो टूर्नामेंट होते हैं उसको भी आयोजित कराने का काम करता है। ठीक है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं खेलो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से स्टार्ट कर दिया गया है 23 मई को कबड्डी के साथ में। और इसकी जो आधिकारिक शुरुआत है, आधिकारिक जो इसकी उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ से किया जाएगा, तो वो लखनऊ में किया जाएगा 25 मई को। और आपको साथ में मैं ये भी बता दूं कि 25 मई से लेकर 3 जून तक ये यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया चलने वाले हैं। और जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में, गोरखपुर में और वाराणसी में खेले जाएंगे। और इसका जो समापन समारोह होगा वो वाराणसी में होगा। इसके अलावा कुश्ती के साथ साथ में योगासन वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और ये जो पूरी प्रतियोगिता है अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है अच्छा हमारे खेल मंत्री कौन है, तो हमारे जो खेल मंत्री हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो हमारे देश के खेल मंत्री हैं। और साथ ही जो कबड्डी प्रतियोगिता हुई है इसमें 15 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है। The third Khelo India University Games will begin with the Kabaddi event on May 23rd in Uttar Pradesh, Gautam Budh Nagar district. क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है उत्तर प्रदेश का ये मैप है और भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और साथ में ही भारत का सबसे आबादी वाला एक राज्य है। इसकी आधिकारिक तौर पर इसको राज्य 1950 में बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राजधानी इसकी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राज्यसभा में 31 सीटें जाती हैं और लोकसभा में 80 सीटें यहाँ से जाती हैं। क्लियर हो गया। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है वो आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा ही 5,156 करोड़ रुपए का मछलीपट्टनम बंदरगाह कार्यों के लिए शुभारंभ किया गया है। यानी जो मछलीपट्टनम बंदरगाह है उसके विकास के लिए काम करा जाएगा, उसको रिनोवेट किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, जिससे कि उसकी कनेक्टिविटी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ सके, उसका महत्व बढ़ सके, आंध्र प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल सके और स्पेशली जो मछली से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, मछुआरे हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं शामिल की जा सके। और जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये बंदरगाह पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो लगभग 25,000 रोजगार लोगों को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश से रिलेट करते हैं नागरिक उनको, और साथ में ही मछली भूमि केंद्र का निर्माण होगा। ठीक है। और मछली पकड़ने के लिए भी यहाँ पर छोटे छोटे बंदरगाह बनाए जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि मछलीपट्टनम जो बंदरगाह है उसको विकसित करने के लिए कई सारे फेजेस लाए जाएंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। अमाउंट देखिए तो 5,156 करोड़ रुपए का अमाउंट है, उसको एक बार में नहीं खर्च किया जाएगा। उसके लिए फेजेस तैयार किए गए हैं और पहले जो फेज है उसमें ये बोला जा रहा है कि इसका जो जो पोर्ट की कैपेसिटी है उसको जो है बढ़ाया जाएगा और इस कैपेसिटी को 116 मिलियन टन किया जाएगा, है ना। और लगभग 35 मिलियन टन की शुरुआत करी गई है, जिसमें कार्गो कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कही गई है। यानी धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में काम किया जाएगा और राष्ट्रीय लेवल पर इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की भी बात कही गई है, यानी रेलवे लाइनों से इसको जोड़ा जाएगा। क्लियर। Recently, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy formally launched the Machilipattanam Port Works worth rupees 5,156 crore. देखो, इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, यानी जो मछलीपट्टनम बंदरगाह है इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि आप आंध्रा का मैप देखोगे तो आंध्रा के मैप में बंगाल की खाड़ी आपको पूरब पे देखने को मिल जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर इसको बनाया जाएगा। और साथ में ही इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा जिला है वहां का जिला मुख्यालय है मछलीपट्टनम। तो इसी मछलीपट्टनम को विकसित करने का काम किया जा रहा है। ये जो परियोजनाएं विकसित करी जाएंगी या क्रियान्वित करी जाएंगी वो मछलीपट्टनम बंदरगाह विकास निगम लिमिटेड के द्वारा करी जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो स्विट्जरलैंड से रिलेट करती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। तो जिनेवा पर ही विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हो रही है, इसका सम्मेलन है, आयोजित किया गया है। किस नंबर का है तो 76 नंबर का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका आयोजन हर साल किया जाता है। तो भारत की तरफ से जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी वो जिनेवा पहुंच गए हैं और वहां पर वो 2 टॉपिक के ऊपर स्पीच देंगे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी। इन दोनों विषयों के ऊपर भाषण दिया जाएगा, स्पीच दी जाएगी मनसुख मंडाविया के द्वारा। और इसके अलावा वो कई सारे देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जैसे सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएसए, बांग्लादेश इत्यादि। और इसके अलावा जो ब्राजील सॉरी जो जो ब्रिक्स के देश हैं उनसे भी मीटिंग करी जाएगी मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है। ये इवेंट कब से चलेगा तो 21 मई से स्टार्ट कर दिया गया है और 30 मई तक ये इवेंट चलेगा, यानी ये सम्मेलन चलेगा। असेंबली का मुख्य एजेंडा क्या है? तो देखो, जैसा कि स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ही इसके एजेंडे होंगे। तो जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, यानी कि जो पूरी दुनिया में हेल्थ केयर है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपदा स्थिति अगर आ जाती है तो उससे कैसा निपटा जा सके। जैसा कि अभी कोविड का टाइम पीरियड गया है तो हमने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया हेल्थ केयर को लेके परेशान हो रही थी। इस तरीके की परिस्थितियां आ गई थी कि उससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था सभी के लिए। बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। हमने ये चीजें देखी। और इसके अलावा स्वास्थ्य के साथ साथ में लोगों की भलाई हो सके, वैश्विक स्तर पर साझेदारी बढ़ाया जा सके स्वास्थ्य के लेवल पर, और एक दूसरे के साथ सहयोग भी किया जा सके। ठीक है। देखो, जो हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही एक संस्था है। एक तरीके से कहूँ तो कार्यकारी संस्था है विश्व स्वास्थ्य सभा, यानी इसके द्वारा ही WHO में जो पॉलिसी है वो बनाई जाती है, महानिदेशक की नियुक्ति करी जाती है, जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज है वो बनाई जाती हैं, एक बजट प्रस्तावित किया जाता है और उसको स्वीकृत किया जाता है। यानी कुल कहें तो एक तरीके से WHO का जो कार्य करने का तरीका है वो यहीं से डिसाइड होता है। और जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसकी बैठक हर साल कराई जाती है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके सदस्य देशों के बारे में बात करें, यानी विश्व स्वास्थ्य सभा के सदस्य देश कौन होते हैं, तो वो कंट्रीज होती हैं जो WHO के भी सदस्य होती हैं। क्लियर हो गया। देखिए, हम बात कर रहे हैं नैरो एरोस्पेस और गरुण एरोस्पेस के बारे में। तो ये दोनों मिलकर ड्रोन बनाएंगी। अच्छा, ड्रोन बनाने के लिए ये बोला गया है कि 25 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। और जो विजन है, विजन 2024 में विजन 2024 के अनुसार ये बोला गया है कि 1 लाख मेक इन इंडिया ड्रोन बनाए जाएंगे, तो उस विजन को अचीव करने में हेल्प करेंगी। ठीक है।
WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि अफगानिस्तान में डेंगू बुखार के मामले बढ़ सकते हैं, और इसके लिए इसने बोला है कि हमारी तरफ से यानी WHO की तरफ से 12 ग्रुप हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो डेंगू का जो बुखार है या जो डेंगू के मरीज हैं उनके लिए काम करेंगे और इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, जिसमें से 65 महिला स्वास्थ्य पेशेवर भी शामिल किए गए हैं WHO की तरफ से। और लोगों को अवेयर करने के लिए, डेंगू को रोकने के लिए जो भी सुरक्षा उपाय है वो WHO के द्वारा किया जा रहा है अफगानिस्तान में। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के बारे में, जिन्होंने ये बोला है कि ग्रीन शिपिंग के लिए वो 30% फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे, यानी वित्तीय सहायता देंगे 30% का ग्रीन शिपिंग के लिए। ग्रीन शिपिंग क्या है? ग्रीन शिपिंग का मतलब जैसा कि ग्रीन शब्द आ गया है, तो शिपिंग में जो भी जहाज इस्तेमाल होते हैं उनसे अगर कोई प्रदूषक निकल रहा है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो उनको नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। कार्बन फ्री करने की बात कही गई है, और इसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा उसमें 30% की सहायता दी जाएगी हमारे यूनियन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इस दौरान यानी देखो, केरल के मुन्नार में एक चिंतन शिविर चल रहा था मंत्रालय का, तो उसके तहत उन्होंने 5 तरीके की अनाउंसमेंट करी है। वो 5 तरीके की अनाउंसमेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे, यानी ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा दीनदयाल बंदरगाह जो कांगड़ा में स्थित है वहां पर, और चिदम्बनार बंदरगाह जो तुतीकोरिन में स्थित है वहां। पहली चीज। दूसरी चीज, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और तुतीकोरिन बंदरगाह है उसको अगले साल तक स्मार्ट बंदरगाह के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसी घोषणा करी गई है। अगर अब जो है रिवर और सी क्रूज की जो बुकिंग होती है, रिवर और सी क्रूज की जो बुकिंग होती है उसके लिए सिंगल विंडो पोर्टल को तैयार किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। यानी आप सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से रिवर और सी क्रूज बुकिंग को करा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, चिदम्बनार, पारादीप और दीनदयाल जो बंदरगाह है वहां पर 2-2 टक खरीदे जाएंगे। ऐसी 5 अनाउंसमेंट करी गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल अनाउंस 30% फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट ग्रीन शिपिंग। क्लियर हो गया? देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बारे में। तो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है और अमेरिका का जो अमेरिकी राज्य विभाग है, उनके बीच में वर्चुअली मोड पर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिकी कार्य समूह की बैठक हुई है, जिसके बारे में बात किया गया था अप्रैल 2022 में ही वॉशिंगटन डीसी में। भारत का और अमेरिका के बीच में एक संवाद स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि भारत और अमेरिकी कार्य समूह की बैठक आयोजित करी जाएगी हर साल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर। अच्छा, जब ये बैठक करी गई तो इसमें स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके ऊपर बात करी गई, और इसके अलावा दोनों देश किस तरीके से एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे मान्यता दे सकते हैं दोनों देशों के नागरिकों को, जो हायर एजुकेशन है या जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उस कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, और किस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उससे जुड़ सकते हैं, रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है दोनों देशों में, इन सभी विषयों को लेकर बात करी गई है। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात कर लिया कि 22 में द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लॉन्च द इंडिया यूएस वर्किंग ग्रुप ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन वर्चुअल मोड। क्लियर? देखिए, जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं G20 का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप है। इसकी बैठक मुंबई में 23 मई को स्टार्ट कर दी गई है, 3 दिन तक चलेगी ये। और इसकी जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो गुजरात के गांधीनगर में हुई थी, और जो गुजरात के गांधीनगर में हुई थी उसका टॉपिक था DRR के लिए वित्त पोषण, यानी कि जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसके लिए किस तरीके से जो फाइनेंस है उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। और अभी जो बैठक हो रही है मुंबई में वो स्पेशली इसलिए करी गई है कि जब डिजास्टर आता है यानी आपदाएं जब आती है तो उसमें कमजोर वर्ग जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसकी किस तरीके से पहचान की जा सकती है और किस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है। क्लियर हो गया?
अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र दक्कन के पठार पर आपको देखने को मिल जाएगा। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, गवर्नर यहाँ के रमेश बैस हैं और ऑफिशियली इसका डांस लावनी है, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं G20 की बैठकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो G20 की दूसरे नंबर की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक आयोजित कर दी गई है बेंगलुरु में 23 मई को, और इसमें लगभग 75 प्रतिनिधि जो देश हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, या इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, उनके द्वारा करा गया है। ठीक है, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी पहली बैठक हुई थी मुंबई में। G20 के बारे में बात करें तो G20 पूरी दुनिया के ऐसे 20 देशों का समूह है जो इकोनॉमिकल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इसका गठन किया गया था 1999 में। G20 के जो देश हैं वो आपस में मिलकर अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल इशूज पर बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सभी विषयों के ऊपर बात करते हैं। कर्नाटका के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कर्नाटका दक्षिणी भारत को देखेंगे तो दक्षिणी भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र से जस्ट नीचे आपको कर्नाटका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको जो कर्नाटका का बेंगलुरु है, ठीक है ना, उसको भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन वैली को कहा जाता है कि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक प्रमुख केंद्र के रूप में है, एक प्रमुख सेंटर के रूप में काम करता है भारत के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नए विचार भी देखने को मिल जाएंगे, यानी एक तरीके से टेक्नोलॉजी और नए विचारों का एक केंद्र है, जिसकी वजह से बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और यहाँ पर आपको हम्पी भी देखने को मिलेगा, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जरूर आपको पता होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी, और हम्पी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल है। यहाँ की जो आधिकारिक लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, हिंदी है। ठीक है, और सॉरी, यहाँ की जो आधिकारिक लैंग्वेज क्या है, कन्नड़ है, और हिंदी और अंग्रेजी भी यहाँ पर लोग बोलते हैं। जैसे कि कर्नाटका है तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत हैं। आधिकारिक पशु भारतीय हाथी, आधिकारिक पक्षी भारतीय रोलर, आधिकारिक नृत्य यहाँ पर यक्षगान आपको देखने को मिलेगा, और आधिकारिक गीत क्या है, तो जया भारत जननिया तनुजते, ये यहाँ का आधिकारिक गीत है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग है कर्नाटका के बारे में। देखो, हम कोई भी स्टेट पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम आपको जरूर जानकारी देते हैं, जो कि बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आपको होनी चाहिए। देखिए, जाने माने तेलुगु अभिनेता और टीवी एक्टर थे जिनका नाम था शरथ बाबू। उनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया हैदराबाद में हॉस्पिटल में, और इनको किडनी और लीवर से रिलेटेड इनको कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। इनके बर्थ के बारे में बात करें तो 31 जुलाई को 1951 में आंध्र प्रदेश के अमुदल वलसा में इनका जन्म हुआ था, सत्यम बाबू दीक्षितुल्ला के रूप में। यानी इनका जो नाम था पहले सत्यम बाबू दीक्षितुल्लु था, और बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, शरथ बाबू कर लिया था। तेलुगु फिल्म से बिलोंग करते थे, और तेलुगु फिल्म में काम करना इन्होंने 1973 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा 1978 में इनको फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला था, और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ते रहे, और इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में भी और सीरीज में भी काम किया हुआ था। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। फिर से कल मुलाकात होगी नए क्लास के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है कंटेंट, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, खूब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते रहिए।